ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट कुड बी सेड टू बी मोस्ट डायरेक्टेड इन्फेरेंस फ्रॉम स्पेसिफाइड फैक्ट्स। जो हमारे पास फैक्ट्स थे, ठीक है, जो हमारे स्पेसिफाइड फैक्ट्स थे क्वेश्चन में, उसमें से हम कौन से स्टेटमेंट को मोस्ट डायरेक्टली ठीक है, इन्फर कर सकते हैं। ए बोल रहा है कि द इंजरी टू आशीष मैथ्यू डिड नॉट अराइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ही वाज नॉट रोलिंग बीडीज एट द टाइम व्हेन ही सॉ ही वाज हिट बाय द कार। कि भाई आशीष मैथ्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे बीड़ी रोल नहीं कर रहे थे जब उन्हें कार ने टक्कर मारी। चलिए ठीक है। बी बोल रहा है सिंस आशीष मैथ्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टेड पट्टादार विद द कंपनी, ठीक है, आशीष मैथ्यू एक कॉन्ट्रैक्टेड पट्टादार था कंपनी के साथ, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो इंजरी उसे कॉज हुई है वो was by an accident in the course of employment। ठीक है, तो वो इंजरी उसे एक ऐसे एक्सीडेंट से हुई है जो कि उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ। सी सिंस देयर वाज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन आशीष मैथ्यू एंड द कंपनी, ठीक है, क्योंकि आशीष मैथ्यू और कंपनी के बीच में कोई भी एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप नहीं थी, द इंजरी सफर्ड बाय आशीष मैथ्यू कुड नॉट बी हेल्ड टू बी वन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो इंजरी आशीष मैथ्यू को हुई थी, हम उसे ऐसा नहीं मानेंगे कि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अराइज हुई थी, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द कंसर्न इंजरी वाज कॉज्ड व्हाइल ही वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी इंसिडेंटल टू हिज ड्यूटीज। ठीक है, भले ही ये चीजों को नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट कि जो कंसर्न इंजरी है वो कब हुई थी, वो जब हुई थी जब वो एक अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के इंसिडेंटल एक्ट को कर रहा था। ठीक है, कर रहा था, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ड्यूटी थी ही नहीं। ठीक है, एज द कंसर्न इंजरी वाज कॉज्ड टू आशीष मैथ्यू व्हाइल ही वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी इंसिडेंटल टू हिज ड्यूटीज, द इंजरी डिड अराइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बोल रहा है भाई क्योंकि वो इंसिडेंटल वर्क कर रहा था, इंसिडेंटल एक्टिविटी कर रहा था अपनी ड्यूटी के, अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, और उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो माना जाएगा कि भाई वो उसको कंपनसेशन मिलेगा। अब देखिए, भले ही वो इंसिडेंटल था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये चीज मिसिंग है यहाँ से। एक रिलेशनशिप ही नहीं है उन दोनों के बीच में, किसकी? एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की। ठीक, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टाइप की रिलेशनशिप है, जिसे बताया नहीं जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। आप तो बीड़ी उठाओ, आप तो पत्ती उठाओ, टोबैको उठाओ, घर ले जाओ, जहां ले जाना है वहां ले जाओ, यूएस ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, बस बना के लाके हमको दे दो। ठीक, तो यहां पे आपका ऑप्शन डी जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और बी भी आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, जो कि क्या कह रहा है कि क्योंकि वहां पे कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं थी, तो भले ही वो अपनी ड्यूटी के इंसिडेंटल काम कर रहा हो, उस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ हो, पर उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। है ना, यहाँ तक की बात हम समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा बीड़ी कंपनी का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द पट्टादार वर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू वर्क इन द फैक्ट्री फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स एवरी डे, देन द कंपनी वुड हैव बीन लायबल टू पे कंपनसेशन टू आशीष मैथ्यू इफ द लेटर। ये कह रहा है कि अगर पट्टादार को कुछ टाइम के लिए रोज फैक्ट्री में काम करने के लिए बुलाया जाता, तो आशीष मैथ्यू को कंपनसेशन देना पड़ता। ठीक है, कंपनी को आशीष मैथ्यू को कंपनसेशन देना पड़ता इफ द लेटर, लेकिन अगर आशीष मैथ्यू, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, हैड बीन असॉल्टेड एंड ग्रीवियसली हर्ट बाय हिज नेबर इनसाइड द फैक्ट्री precincts over a property dispute, had slipped and fractured his arm while trying to commute on a city bus from his home to the factory. C, had been injured while commuting on a bus provided by the company which he was required by his contract to use every day. D, had been caught in the middle of crossfire between police and a gang of robbers while traveling to work ऑन अ सिटी बस। तो ए इसमें बोल रहा है कि अगर उसको असॉल्ट और ग्रीवियस हर्ट उसके साथ करता उसका नेबर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे। बी बोल रहा है अगर वो घर से बस में आते टाइम बस से स्लिप हो जाता। सी बोल रहा है कि अगर वो कंपनी की बस जो उसके लिए मैंडेटरी थी उससे आना जाना, उससे आ रहा होता और वो
क्या करता, वो अपना वो इंजरी सस्टेन करता उस बस में चलते दौरान, या फिर वो पुलिस और रॉबर्स के बीच में गोलियां चल रही होती है उसके बीच में आ जाता है और इंजरीज को सस्टेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ रही है, वो है ऑप्शन सी, कि अगर वो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई बस से कम्यूट कर रहा होता और उस कम्यूटेंस के दौरान उसके साथ कोई इंजरी हो जाती और वो इंजरी सस्टेन करता, तो उसमें उसे क्या होता, उसे प्रोवाइड कराना पड़ता कंपनसेशन, किसको, कंपनी को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 32, 33, 34, 35, 36, फिर वही 5 क्वेश्चन का सेट है ये भी आपका। ठीक है, रूल दिए हुए हैं 3, और 3 रूल के बाद आपके क्या दिए हुए हैं, 3 रूल के बाद आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं, रूल को हमें फैक्ट्स पे अप्लाई करना है। ठीक, चलिए तो रूल पढ़ते हैं सबसे पहले। तो रूल ए बोल रहा है कि whoever intending to take any movable property out of the possession of any person, जब भी कोई इंसान किस इंटेंशन के साथ, ठीक है, एक पर्सन की पोजीशन के बाहर ले जाने के इंटेंशन के साथ उस इंसान की मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाता है, ठीक है, उस पर्सन की कंसेंट के बिना, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को मूव करता है उसकी पोजीशन के बाहर, तो वो क्या कहता है, वो थेफ्ट कमिट करता है। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की पोजीशन से उसकी प्रॉपर्टी को मूव करता है, लेके जाता है, उस पर्सन की क्या, उस पर्सन की कंसेंट के बिना, ठीक, ठीक है, और उसकी इंटेंशन भी रहती है उस प्रॉपर्टी को ले जाने की, ठीक है, टेक अवे, ठीक है, तो वो क्या कमिट करता है, वो थेफ्ट कमिट करता है। तो बेसिकली आपका प्रिंसिपल पहला किस चीज का है, थेफ्ट का है ना, थेफ्ट यानी चोरी का है। ठीक है ना, चलिए बी क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज डैमेजेस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर इंटेंडिंग टू डैमेज एनी सच प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग क्रिमिनल डैमेज। अगर कोई इंसान, ठीक है, बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज के किसी दूसरे पर्सन से की जो प्रॉपर्टी है, जो किसी दूसरे पर्सन को बिलोंग करती है, एक इल इंटेंशन के साथ, ठीक है, उसकी इंटेंशन ही उस प्रॉपर्टी को डैमेज करने की रहती है, और अगर वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो वो क्या कमिट करता है, वो क्रिमिनल डैमेज कमिट करता है। क्या कमिट करता है, क्रिमिनल डैमेज कमिट करता है। ठीक है ना, और सी क्या कह रहे हैं, डैमेज मीन्स एनी इम्पेयरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। डैमेज का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू का इम्पेयरमेंट। ठीक, डैमेज का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू का इम्पेयरमेंट, उसे कम करना, ठीक है, उसे रिड्यूस करना, ठीक, उसका घटा देना। ये 3 रूल हो गए। अब हम देखते हैं फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। फैक्ट्स बहुत लंबे चौड़े हैं इसके, ठीक है, तो फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है हमारे उन्हें हम समझ लेंगे। ठीक है, उन्हें भी देख लेंगे कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। तो वीना एन ओल्ड लेडी ऑफ 78 ईयर्स। वीना एक ओल्ड लेडी हैं, दादी जी हैं, कितने सालों की, 78 सालों की, 78 ईयर्स की। यूज्ड टू लिव विद हर ग्रैंड डॉटर इंदिरा, वो अपनी ग्रैंड डॉटर इंदिरा के साथ रहती हैं। ठीक है, वीना वॉज इल एंड देयरफॉर बेडरिडन फॉर सेवरल मंथ्स। वीना बीमार हैं और बहुत महीनों से बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, बिस्तर पर ही लेटी रहती हैं। इन दोज मंथ्स शी कुड नॉट टॉलरेट एनी नॉइज एंड इट बिकेम क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन हर रूम। ठीक, और उन महीनों में क्या हुआ, उन महीनों में ऐसा हुआ कि वो किसी भी तरीके की नॉइज को टॉलरेट नहीं कर पाती थी, और उनके रूम को साफ करना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन गया, बहुत डिफिकल्ट टास्क बन गया। ठीक है, आफ्टर शी डाइड इंदिरा हायर्ड अ क्लीनर। उनके डेथ होने के बाद, उनके खत्म होने के बाद, उनके परलोक गमन के बाद क्या हुआ, इंदिरा ने एक क्लीनर हायर किया। ठीक है, क्लीनर का नाम क्या है, लकी। ठीक, क्लीनर का नाम है लकी। ठीक, तो क्लीनर लकी को हायर किया गया वीना जी का रूम साफ करने के लिए। ठीक है, टू क्लीन द रूम, रूम साफ करने के लिए, एंड थ्रो अवे एनी रबिश दैट मे बी देयर, और ऐसा कोई भी कचरा अगर वहां पे है तो उसे अलग फेंक देने के लिए। ठीक, तो वीना 78 सालों की थी, बेड पे
ही रहती थी और उनको कोई किसी भी तरीके का नॉइज पसंद नहीं था, तो उनका कमरा साफ नहीं हो पाता था। और उनकी डॉटर इंदिरा उनके साथ रहती थी, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। और ग्रैंड डॉटर इंदिरा ने लकी क्लीनर को हायर किया उनकी डेथ के बाद कि भाई आप इस रूम को साफ करो और जहाँ पे जो भी कचरा हो उसे आप अलग उठा करके फेंक दो, ठीक। There was a pile of old newspaper which Veena had stacked in a corner of her room. वहां पे एक पाइल ऑफ न्यूज़पेपर था, एक न्यूज़पेपर की गड्डी थी पुराने, जो कि वीना ने अपने रूम में रख रखे थे, ठीक है, एक कॉर्नर में। लकी आस्क्ड इंदिरा इफ ही शुड क्लियर अवे द पाइल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। लकी ने इंदिरा से पूछा कि क्या मैं ये ओल्ड न्यूज़पेपर फेंक दूं? टू विच शी सेड यस, उन्होंने बोला हाँ हाँ हटा दो। लकी टुक दी पाइल टू अ म्युनिसिपैलिटी रबिश डंप, वो एक म्युनिसिपैलिटी रबिश डंप पे उसको लेके गया। While Lucky was sorting and throwing away the newspaper, he was very surprised to find a beautiful painting in between two sheets of paper. तो उसने क्या देखा कि जब वो को फेंक रहा था तो उसे बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग दो पेपर के बीच में रखी हुई मिली, ठीक। तो ठीक है, he thought that Indra probably would not want this old painting back, especially because it was torn in several places and the color was fading. क्योंकि उसका कलर फेड हो रहा था, वो जगह जगह से फट रही थी, तो उसने सोचा कि भाई इंदिरा को ये अब वापस नहीं चाहिए होगी, उसने उसको फेंकनी होगी। He took the painting home, mounted it on a wooden frame and hung it on the wall of his bedroom. वो उसे घर लेके गया, उसे माउंट कराया और उसने क्या किया, अपनी बेडरूम की दीवार पे उसे लगा दिया लकी क्लीनर ने। Unknown to him, the painting was an old masterpiece and worth ₹20,000. और उसे ये चीज नहीं पता थी कि ये पेंटिंग एक बहुत पुराना मास्टरपीस है और इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 रुपए है। Before mounting the painting, Lucky pasted it on a plain sheet of paper so that it does not tear anymore. और उसे माउंट करने से पहले लकी ने क्या किया, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे उसे लगाया ताकि ये और ज्यादा ना फटे, ठीक है। बाय डूइंग सो ही मेड इट्स प्रोफेशनल रिस्टोरेशन वेरी डिफिकल्ट एंड देयर बाय रिड्यूस इट्स वैल्यू बाय हाफ। और ऐसा करने से लकी ने क्या किया, उसकी प्रोफेशनल रिस्टोरेशन को बिल्कुल जीरो कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट कर दिया, ठीक है। और उसकी वैल्यू 20,000 से कम होके 10,000 हो गई, हाफ हो गई बेसिकली। लकीज नेबर कमला, ठीक है, लकी की नेबर कमला डिस्कवर्ड दैट द पेंटिंग बिलोंग टू इंदिरा। उसने ये चीज देखी कि भाई ये पेंटिंग तो इंदिरा की है। विद द मोटिव ऑफ रिटर्निंग द पेंटिंग टू इंदिरा, कमला क्लाइम्ब थ्रू एन ओपन विंडो इनटू लकीज रूम। तो भाई इस मोटिव के साथ कि मैं इस पेंटिंग को वापस इंदिरा को लौटा दूंगी, कमला ने क्या किया, वो लकी के रूम में एक ओपन विंडो से कूद गई। व्हेन ही वाज अवे वन आफ्टरनून एंड रिमूव्ड द पेंटिंग फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। कभी लकी कहीं गया हुआ होगा तो उस दिन कमला उसके घर में कूद गई और उसने, ठीक है, उसकी पेंटिंग को उसके घर से निकाल लिया, ठीक। ये हुए आपके फैक्ट। अब बारी आती है किसकी, क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, हैज लकी कमिटेड थेफ्ट, क्या लकी ने थेफ्ट कमिट किया है कि नहीं किया है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, तो यस लकी हैज कमिटेड थेफ्ट ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द पेंटिंग, नो लकी हैज नॉट committed theft because he had Veena's consent. Yes, Lucky has committed theft of the painting but not of the newspaper. No, Lucky has not committed theft because he has not moved the painting out of Veena's possession. ठीक है, देखिए यहाँ पे लकी ने थेफ्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि सबसे पहले तो वहां पे इंटेंशन होनी चाहिए उस चीज को ले जाने की, है ना, आउट ऑफ द पोजीशन। क्या वो इंटेंशन थी चोरी करने की? नहीं, उसने तो सोचा कि भाई उसने फेंकने के लिए दी है, फेंकने से अच्छा मैं रख लेता हूं। तो क्या यहाँ पे चोरी हुई है? नहीं हुई है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कि नो, लकी हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट बिकॉज ही हैड वीनाज कंसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज लकी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज, क्या लकी क्रिमिनल डैमेज कॉज करने का गिल्टी है? ठीक है, अब क्रिमिनल डैमेज की हमने क्या बात करी थी? क्रिमिनल डैमेज की हमने बात करी थी कि भाई क्रिमिनल डैमेज का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज डैमेजेस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर इंटेंडिंग टू डैमेज एनी सच प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज।
अब बताइए यहाँ पे जब हम क्रिमिनल डैमेज की बात कर रहे हैं तो देखिए लकी ने, है ना, पेंटिंग को डैमेज तो किया, इस बात में कोई शक नहीं है ना? कोई शक है क्या आपको कि उसने पेंटिंग को डैमेज नहीं किया? बिल्कुल किया उसने। वो चिपका चिपकू के कारण 20,000 की पेंटिंग 10,000 की हो गई, बिल्कुल डैमेज किया। लेकिन क्या लकी की इंटेंशन थी उसे डैमेज करने की? उसकी तो इंटेंशन उसे और अच्छा करने की थी, तो यहाँ पे भी इंटेंशन मिसिंग। और ये बात हमने कर ही ली है कि क्राइम के, है ना, क्राइम के 4 हमने वो पढ़े थे, 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? इंटेंशन, है ना, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट, और चौथा अकम्प्लिशमेंट। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक इल विल होनी चाहिए, एक इंटेंशन होनी चाहिए। तो क्रिमिनल डैमेज कॉज करने की इंटेंशन वहां पे थी? नहीं थी, मिसिंग थी। तो नो, लकी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज ही डिड नॉट इंटेंशनली इंपेयर द वैल्यू ऑफ द पेंटिंग। नहीं, लकी नहीं है गिल्टी क्रिमिनल डैमेज का। क्यों? क्योंकि उसने इंटेंशनली नहीं किया। ऑप्शन ए बोल रहा है। बी बोल रहा है यस, लकी इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज ही इंटेंशनली स्टक द पेपर ऑन द पेंटिंग, कि यस वो गिल्टी है क्योंकि उसने इंटेंशनली पेपर लगाया। नो, लकी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज ही डज नॉट हैव द पेंटिंग इन हिज पोजीशन एनीमोर। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन में अब नहीं थी, वो तो कमला ले गई थी, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई लकी गिल्टी नहीं होगा, ठीक है। और डी बोल रहा है नो, लकी इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्रिमिनल डैमेज एज ही हैड नॉट डिस्ट्रॉयड द पेंटिंग। भाई उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया है पेंटिंग को, तो वो क्रिमिनल डैमेज के लिए लायबल नहीं होगा। तो सबसे सही आपका क्या जा रहा है? आपका ए जा रहा है, जो आपकी बात कर रहा है इंटेंशन की, ठीक है। और यहाँ पे हमने भी यही देखा कि लकी, भाई लकी आपने डैमेज तो किया उस पेंटिंग को, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी, इसलिए वो कैसा डैमेज नहीं होगा? वो क्रिमिनल डैमेज नहीं होगा। कैसा डैमेज नहीं होगा लकी जी? वो क्रिमिनल डैमेज नहीं होगा, है ना। डैमेज तो हुआ है पर क्रिमिनल डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। If Lucky had discovered the painting before leaving Indra's house rather than at the rubbish dump, would he have been guilty of theft in this case? अगर लकी को वो पेंटिंग कहाँ मिल गई होती? अगर लकी को वो पेंटिंग इंदिरा के घर में ही मिल गई होती, ठीक, कहाँ पे मिल गई होती भैया? इंदिरा के घर में ही मिल गई होती, रेदर देन कहाँ पे? उस कचड़े के डिब्बे के पास। तो फिर क्या होता? फिर क्या लकी थेफ्ट के लिए लायबल होता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ए बोल रहा है यस, ही वुड बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द पेंटिंग। बी नो, ही वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट। सी यस, ही वुड बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट ऑफ द पेंटिंग, नन ऑफ द अबव। देखिए क्या होता जब पेंटिंग, है ना, पेंटिंग एट हाउस, है ना, किसके घर पे थी वो? इंदिरा, है ना। पेंटिंग इज एट इंदिराज हाउस सपोज करिए, ठीक। ये पेंटिंग रखी है ना। अब लकी जो है पेंटिंग को देखता है, सीज द पेंटिंग, उसे पसंद आती है, उठाकर ले जाता है। तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन भी है इस चीज को ले जाने की, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस होम, दिस पर्सन, ठीक है, और उस इंटेंशन के साथ वो उसे ले जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका थेफ्ट बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? यस, ही वुड बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट ऑफ द, देखिए नो वाला खत्म है, नन ऑफ द अबव खत्म है। यस, ही वुड बी गिल्टी ऑफ, न्यूज़पेपर के लिए गिल्टी नहीं होगा, सिर्फ पेंटिंग के थेफ्ट के लिए वो गिल्टी होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि इस कमला गिल्टी ऑफ थेफ्ट, क्या कमला गिल्टी है थेफ्ट के लिए? तो देखिए वो पेंटिंग जो है किसके पोजीशन में है? पेंटिंग है इन द पोजीशन ऑफ लकी। पेंटिंग किसके पोजीशन में? लकी की पोजीशन में है। कमला जो है वो ओपन विंडो से
घुसती है इसके हाउस में विद इंटेंशन, इंटेंशन किस चीज की है, इंटेंशन किस चीज की है, टेकिंग दी प्रॉपर्टी, है ना। अब वो इंटेंशन भले ही इंदिरा को देने की हो, है ना, नेहरू को देने की हो, किसी को भी देने की हो, लेकिन इंटेंशन तो आपकी उस चीज को उसकी पोजीशन से बाहर लाने की थी और आपने उस इंटेंशन के तहत वो काम भी किया, तो आप बिल्कुल गिल्टी हैं। एस शी टुक द पेंटिंग आउट ऑफ लकीज पोजीशन विदाउट हिज कंसेंट, बिल्कुल नो नो बोल रहे हैं आपके दो ऑप्शन, नन ऑफ द अबव कैंसिल हुआ और ये सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सी भी गलत होता तो हमारा आंसर नन ऑफ द अबव होता। ठीक, यहां तक क्लियर है बात। चलिए, ये फिर हमारे लकी जो भाई साहब हैं उनसे रिलेटेड ही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट एंड द रूल्स स्पेसिफाइड। भाई जो फैक्ट और रूल्स स्पेसिफाइड है उनसे कौन सा प्रोपोजिशन इन्फर किया जा सकता है। कमला इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज द पर्सन शी टुक द पेंटिंग फ्रॉम लकी वाज नॉट इट्स लॉफुल ओनर। ठीक है, तो ये क्रिमिनल डैमेज के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रिमिनल डैमेज ये नहीं होता। कमला इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज शी टुक द पेंटिंग विदाउट लकीज कंसेंट, वो तो थेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कमला इज नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज द पेंटिंग हैज नॉट बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल कमला वहां क्रिमिनल डैमेज के लिए लायबल नहीं होगी। ठीक है ना, कमला क्रिमिनल डैमेज के लिए लायबल नहीं होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा चेक है। ठीक, देयर इज, देखिए ये बात तो हम समझ गए कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है हमारा, ठीक है, वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो कमला क्रिमिनल डैमेज के लिए लायबल है, इस गिल्टी नहीं है, क्योंकि अरे कमला और क्रिमिनल डैमेज का लेना देना ही क्या है यहाँ पे, है ना। और प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय का मतलब नहीं है, उसकी अगर वैल्यू डिमिनिश होती है ना तब क्रिमिनल डैमेज होता है, उसके लिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय की नहीं। तो ये भी गलत है आपका नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।